हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के आईटीआर की ड्यू डेट बदल दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआर की जो फाइलिंग इस समय हो रही है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम आपको देखने को मिल रहा है। तो यदि आपको अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करनी है तो आपको ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आईटीआर को ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, जैसे कि सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या फिर आपको कैपिटल गेन जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर कोई प्रॉपर्टीज़ को आपने बेची है उस पर कैपिटल गेन हो रखा है, या कोई अदर सोर्सेज की इनकम जैसे एफडी, सेविंग की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गेमिंग, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। इसके अलावा यदि आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रखी है लेकिन आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो ऐसे केस में भी 31 जुलाई 2024 ये ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करने की लास्ट डेट है। क्योंकि यदि आप इस डेट के बाद यदि अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करने को मिलेगा और उसकी जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, जो लेट फीस वगैरह वो सब आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी और आपको पे करना होगा, जो कि न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम से ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। तो यदि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको इस ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे इस वीडियो में एक छोटा सा कंपैरिजन हम यहाँ पे करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति ड्यू डेट के पहले अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करता है तो उसको क्या टैक्स पे करना होगा, और यदि वो पर्सन ड्यू डेट के बाद अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करता है तो क्या टैक्स अमाउंट पे करना होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन हम करेंगे। तो यदि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो भी आप इस तरीके से अपना कैलकुलेशन करके एक एस्टीमेट लगा सकते हैं, और यदि आप एनआरआई हैं यानी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में और आप अपना कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24 और 25 जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में जो भी इनकम एक एनआरआई को हुई है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, और यदि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो भी आप अपना कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यदि कोई एनआरआई है उसको सैलरी से इनकम यहाँ पे हो रखी है, लेट सपोज 3,60,000 रुपीज़, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रखी है यदि उसने अपनी प्रॉपर्टी को इंडिया में किराए पे चढ़ाई हुई है और उसको रेंटल इनकम हो रहा है 4,80,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का रेंटल इनकम पे मिलता है, 1,44,000 डिडक्शंस माइनस हो जाता है। और इसके बाद यदि उसने घर को बनाने के लिए होम लोन ले रखा है तो उस केस में इंटरेस्ट का यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे 75,630 ये इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस हो जाता है, और हाउस प्रॉपर्टी की जो नेट इनकम आती है वो आती है 2,60,370 रुपीज़। इसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल सिटीजन है तो उसको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट मिलती है, यहाँ पे 7,600 हमने नोट डाउन किया हुआ है। फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट 25,630 रुपीज़ है। तो रूल ये कहता है कि यदि आपको एनआरआई का स्टेटस मिल चुका है तो आपको इंडिया में सेविंग अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर एनआरओ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए जिसमें कि आप इंडिया में जो भी आपकी इनकम होगी, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो, या रेंटल इनकम की रिसीट हो, या अदर सोर्सेज की इनकम हो, आपकी सारी की सारी जो इनकम आएगी वो एनआरओ अकाउंट में आएगी। ठीक है। तो यदि आप एक नॉर्मल पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन है, तो उस केस में आपके ऊपर सेविंग बैंक एप्लीकेबल होगा, यानी उस पर जो इंटरेस्ट आपका आएगा वो आप लेंगे आईटीआर में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एनआरआई है जिसका कि हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, तो उसको एनआरओ अकाउंट से इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे एनआरओ अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 12,315 रुपीज़ हमने लिया हुआ है। तो इस केस में आप देख सकते हैं टोटल जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है वो 6,65,915 रुपीज़ आ रही है। यदि यहाँ पे डिडक्शन की हम बात करें तो जो एक नॉर्मल पर्सन को डिडक्शन मिलते हैं वो डिडक्शन यहाँ पे एक एनआरआई को भी मिलता है। अब जैसे क्या है कि यदि आप एक एनआरआई हैं तो इंडिया में जो भी आपकी इनकम अक्रूड हो रही है, जो आपको रिसीव हुई है, वो इंडिया में आपकी टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि आप रेजिडेंट हैं इंडिया के और आपको इंडिया में भी इनकम हो रहा है और फॉरेन में भी इनकम हो रहा है तो आपके सारे इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल होंगे। तो यहाँ पे डिडक्शन की बात करें तो 80C में जैसे आपने एलआईसी करा रखा है या पीपीएफ में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या एनपीएस वगैरह में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपका अमाउंट है जो कि आपने पे कर रखा है वो अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक का यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है। इसके बाद
80D की बात करें तो यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम आपने ले रखा है, उसका प्रीमियम आप पेमेंट करें तो यहाँ पे हमने 15,600 रुपये का अमाउंट यहाँ पे लिया हुआ है। सेविंग बैंक की इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल सिटीजन हो यानी कि रेजिडेंट हो या फिर NRI हो, 80 TTA का जो डिडक्शन होता है इंटरेस्ट पे उस पर मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,600 रुपया जो है नॉर्मल एक पर्सन का इंटरेस्ट है और NRO अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 12,315 रुपये है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हमने लिया। टोटल डिडक्शन यहाँ पे 1,75,600 रुपीज़ आ रहा है और यहाँ पे टैक्सेबल इनकम यहाँ पे देख सकते हैं 4,90,315 रुपीज़ का ये अमाउंट आ रहा है। इसके बाद इस पे टैक्स का कैलकुलेशन यदि हम करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम के जो स्लैब रेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो 2.5 लाख तक यहाँ पे जीरो के रेट से टैक्स है। 2.5 लाख 1 से लेकर के 5 लाख रुपीज़ में 5% का यहाँ पे रेट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम आई है वो 4,90,315 आई है। मतलब कि हमारा जो है इस स्लैब में हमारी इनकम फॉल करती है। तो 2.5 लाख इसमें से माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा उस पर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया 2,40,315 रिमेनिंग अमाउंट बचा। इस पे 5% के रेट से हमारा जो टैक्स अमाउंट आ रहा है 12,016 रुपीज़ आ रहा है। इसके बाद यदि जो नॉर्मल हमारा इनकम टैक्स का लॉ कहता है कि यदि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम यदि 5 लाख रुपए तक है तो आपको 87A में मैक्सिमम रिबेट 12,500 रुपीज़ का मिलता है। तो ऐसे केस में यदि हम देखें तो हमारी जो इनकम यहाँ पर है वो इनकम यहाँ पे 4,90,315 है। तो ऐसे केस में तो ये टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन यदि हम NRI की यदि बात करें तो यहाँ पे NRI को कोई भी डिडक्शन 87A का यानी कि रिबेट जो है वो नहीं मिलेगा। यदि आप एक नॉर्मल सिटीजन है, रेजिडेंट है इंडिया के, तो उस केस में आपको ये रिबेट 12,016 रुपये का मिलेगा, लेकिन NRI के केस में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे NRI की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ 0 हो जाएगा। रिबेट जो होगा 87A का वो 0 हो जाएगा। एजुकेशन सेस 4% 480 रुपीज़ का आएगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C जो कि ITR को ड्यू डेट के बाद फाइल करने के ऊपर टैक्स के ऊपर ये चार्ज किया जाता है, तो वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे 0 आ रहा है और लेट फीस भी यहाँ पे 0 आ रही है, क्योंकि आप अपनी ITR को 31 जुलाई के पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं। ऐसे केस में यहाँ पे लेट फीस 0 आएगा। टोटल टैक्स आप देख सकते हैं 12,496.64 रुपीज़ आ रहा है, जो कि एक NRI को पे करना पड़ेगा। यदि कोई नॉर्मल रेजिडेंट यदि कोई इंडिया का है तो उस केस में ये अमाउंट उसका कुछ भी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। तो NRI के केस में ये होता है कि यदि NRO यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में जो भी आपके इंटरेस्ट की इनकम हो रही है यदि वो एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 के ऊपर एक्सीड कर जाती है, ठीक है, FD की इंटरेस्ट हो या सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो, तो उस केस में 30% का आपका TDS वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है और एजुकेशन सेस वगैरह अलग से जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो भी TDS कटी है, यदि आपकी इनकम यहाँ पे टैक्स अमाउंट 12,496 रुपये टैक्स आपका आ रहा है और आपका TDS 30% के रेट से कट चुका है, तो उस केस में जो आपकी TDS अमाउंट होगी उसमें से ये अमाउंट आपका टैक्स वाला माइनस हो जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको TDS रिफंड के तौर पर दे दिया जाएगा। यदि आपका ये टैक्स 0 हो जाता है तो आपका पूरा TDS क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अब यदि अपनी ITR को आप 31 जुलाई तक आपने फाइल नहीं किया और आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है, तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ITR को न्यू टैक्स रिजिम में ही आपको फाइल करना होगा। तो यदि आप एक नॉर्मल रेजिडेंट हैं या फिर NRI हैं, आपको अपनी ITR न्यू टैक्स रिजिम में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल करने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो इनकम का कैलकुलेशन हमने किया था सेम टू सेम लेके चलेंगे। सैलरी की इनकम यहाँ पे 360 न्यू टैक्स रिजिम में भी हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, रेंटल इनकम, और इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 144 एंड देन इंटरेस्ट ऑन होम लोन 75,630, ये माइनस करने के बाद जो हमारी नेट इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की वो 2,60,370 रुपीज़ आ रही है। इसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम में जैसे हमने देखा था सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गया या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन NRO अकाउंट, ये अमाउंट भी हमारी सेम टू सेम रहने वाली है। तो टोटल इनकम आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम का दोनों टोटल इनकम सेम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या रहा है कि इसकी टैक्स कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजिम के, किस तरीके से टैक्स इसमें कैलकुलेट होगा। तो न्यू टैक्स रिजिम में जो इनकम
इनकम हमारी आ रही थी वो 6,65,915 रुपीज़ की आ रही थी। यदि न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब की बात करें तो 3 लाख रुपए तक जीरो रेट से टैक्स लगता है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक के बीच में 5% का टैक्स रेट है। 6 से लेकर 9 के बीच में 10% है और 9 से 12 में 15% का है। इसके बाद एबव 15 लाख में 30% का रेट है। तो यहाँ पे जो 6,65,915 रुपीज़ है तो 3 लाख तक तो जीरो टैक्स लगेगा। इसके बाद 6 लाख तक 5% के रेट से 15,000 रुपीज़ यहाँ पे टैक्स अमाउंट आएगा, विच मीन्स कि हमने 6 लाख तक यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी कर ली है। जो रिमेनिंग हमारा बचेगा 65,915 वो 6 लाख से लेकर 9 लाख के स्लैब में चला जाएगा, जो कि 10% के रेट से टैक्स चार्ज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 65,915 रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है। इस पर 10% के रेट से जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 6,591 रुपीज़ होगा। तो यहाँ पे टोटल जो टैक्स अमाउंट आएगा वो 21,591 रुपीज़ टैक्स अमाउंट यहाँ पे आएगा। अब न्यू टैक्स रेजिम का रूल ये कहता है कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है फाइनेंशियल ईयर में तो आपको 25,000 रुपये तक का रिबेट 87A में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी रिबेट NRI के केस में कोई रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जो टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो टैक्स नेट टैक्स अमाउंट आएगा, मतलब कोई रिबेट कोई मार्जिनल रिलीफ NRI को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो 21,591 रुपये का टैक्स अमाउंट आएगा। उस पर एजुकेशन सेस 4% के रेट से चार्ज होगा तो 863 रुपीज़ आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ITR है ये ड्यू डेट के बाद फाइल हो रही है। तो जो भी टैक्स अमाउंट यहाँ पे आएगा और जिस डेट को आप फाइल करेंगे ITR को उस पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा सेक्शन 234A, B एंड C में। मतलब कि 31 जुलाई के बाद आप जितना भी डिले करेंगे ना उतने दिन का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2,922 रुपीज़ का टोटल आ रहा है और लेट फीस यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का आपको पे करना पड़ेगा। और लेट फीस का ये है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर क्रॉस करती है तो 5,000 रुपये का लेट फीस पे करना होता है। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है 5 लाख के नीचे है तो फिर उस केस में 1,000 रुपये की लेट फीस आपको पे करनी पड़ती है। टोटल टैक्स यहाँ पे आएगा 30,377 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे यदि कोई भी TDS यदि NRI का कटा है तो उस टैक्स में से यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। और यदि आपका TDS ज़्यादा कटा है और आपका टैक्स यहाँ पे कम आ रहा है तो आपको रिफंड हो जाएगा। और यदि आपका टैक्स ज़्यादा आ रहा है और TDS आपका कम है तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को ड्यू डेट के पहले फाइल करते हैं तो उस केस में यहाँ पे टैक्स अमाउंट जो आ रहा था वो आ रहा था सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपीज़, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12,496 रुपीज़। लेकिन वहीं पे यदि आप ड्यू डेट के बाद अपनी ITR को यदि आप फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का आपको टैक्स यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो आपको ये ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखना, अपनी ITR को प्लानिंग करके आपको फाइल करनी है जिससे कि आपको ये नुकसान झेलना ना पड़े। तो आई होप कोई भी वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।